तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने वालिद और भाई के वीज़े के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान से, इस्लामाबाद एम्बेसी से। तो वीज़ा नहीं मिला था। तो क्यों नहीं मिला था वो भी मैं आपको बताता हूं डिटेल से। तो चलिए इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने वालिद और भाई छोटे भाई के लिए वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, और यहाँ से मैंने इनविटेशन और गारंटी लेटर सब कुछ यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजे थे, यानी कि इनविटेशन पे बुलाना चाहता था। तो क्या हो गया कि एम्बेसी में पेपर जमा करवा दिए और सारे डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे पूरे कंप्लीट करके जमा करवा दिए। तो उन्होंने बताया जी ठीक है पेपर वो जमा कर लेते हैं, तो वो बताते हैं जी आपको कॉल करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए, या जो भी कुछ काम होगा तो आपको फ़ोन आएगा एम्बेसी की तरफ से। चलें जी, वापस आ गए, जमा करवा के जाना खुद ही पड़ता है। तो भाई भी और वालिद साहब भी गए थे एम्बेसी में जमा करवाने के लिए। जब वापस आ गए तो 8-10 दिन के बाद एम्बेसी से फ़ोन आ गया। तो एम्बेसी से फ़ोन जो आया, वालिद साहब के नंबर पे फ़ोन आया, तो उन्होंने फ़ोन किया जी आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि भाई का नंबर भी लिखा था और वालिद साहब का नंबर भी लिखा था। उनकी मर्जी है जिस पे भी फ़ोन कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें जी, उन्होंने फ़ोन किया तो वालिद साहब ने बताया जी मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। शायद भाई के नंबर पे फ़ोन आया था। तो भाई ने बताया जी वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो उन्होंने बताया जी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि भाई की स्टेटमेंट तो हमने लगाई हुई थी और वालिद साहब की नहीं थी। क्योंकि वालिद साहब की इसलिए नहीं थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। तो चेक बुक व जो आप लोगों को मालूम है कि बैंक में जाओ पैसे लेने के लिए, एटीएम भी उनको चलाना नहीं आता बिल्कुल भी, वो बल्कि उसके खिलाफ ही हैं समझे। एटीएम से वो समझते हैं कि इससे पैसे चोरी हो जाते हैं, और अगर अंदर से जाकर पैसे लेंगे तो वो चेक फिलअप करने की प्रॉब्लम है, वो फिलअप नहीं कर सकते। फिर वो अंगूठा लगाने की, या वो थोड़ा सा नाम अपना लिख लेते हैं, वो भी मसला है थोड़ा। तो इसलिए यानी कि वो काफ़ी मसला है वालिद साहब के लिए, ये बैंक में चेक वगैरह या अकाउंट वगैरह चलाने के लिए ना। तो इसलिए वो अपना अकाउंट ही नहीं खोला था, बनाया नहीं था। यानी पहले एक था पुराना, लेकिन हमने वो कंटिन्यू नहीं किया था। क्योंकि यहाँ से जापान से या दुबई में भी भाई हैं हमारे, वहाँ से जो पैसे वगैरह भेजते हैं तो हम लोग वो एक्सप्रेस मनी वगैरह के जरिए भेज देते हैं। तो वो मिलते तो बैंक से ही हैं, लेकिन उसके लिए अकाउंट नहीं चाहिए होता। वो जाके अपनी आईडी देते हैं या नंबर अपना बताते हैं जो हमने भेजा होता है, पिन नंबर, तो पैसे लेके घर आ जाते हैं। तो बैंक में पैसे यानी कि अकाउंट नहीं खोला था, इसीलिए कि वो उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो फिर क्या हो गया कि एम्बेसी से एक बार भी फ़ोन आया जी बैंक स्टेटमेंट उनकी चाहिए, तो वो थी नहीं। उनको बता दिया जी उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। फिर 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए तो एम्बेसी से दोबारा फ़ोन आ गया इसी बारे में, जी वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट दे दें। आपकी एक की तो बैंक स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वालिद साहब की नहीं है, उनकी भी बैंक स्टेटमेंट हमें पहुंचा दें एम्बेसी में। तो अब थी नहीं तो कैसे पहुंचाते। तो फिर उनको बताया गया जी आपने पहले भी फ़ोन किया था, तो पहले भी बताया गया था आपको कि वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उनका बैंक में अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने बताया जी चले ठीक है। तो फ़ोन बंद हो गया। फिर 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बाद दोबारा फ़ोन आया जी आकर अपना पासपोर्ट ले जाएं। तो वो भाई गया तो जाके अपना वो दोनों पासपोर्ट लेके आ गया। जब पासपोर्ट लेके आया तो उसमें वीज़ा नहीं लगा था। यानी कि वो क्या रीज़न हो गया, ये रीज़न यही हो गया, समझ में आ गया जी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हमने दूसरे तीसरे दिन जाके तो बैंक ओपन कर दिया, क्योंकि जब एक बार वीज़ा नहीं लगेगा तो 6 महीने की स्टंप लगा देते हैं। तो फिर हमने बैंक अकाउंट खोल दिया। तो बैंक अकाउंट जब खोल दिया तो फिर हम लोग पैसे बैंक में डालते थे। फिर यानी कि अब उसको 6 महीने का टाइम चाहिए था, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने तक आप दोबारा अब वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हमको 6 महीना मजबूरी इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर हमने 6 महीने तक बैंक स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया। वो मैं पिछली अपनी वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर किसी को मजीद तफसील देखनी हो तो मेरी दूसरी वीडियोस में तफसील देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है। तो फिर हमने उसी फार्मूले को यानी कि फॉलो किया और बैंक स्टेटमेंट हमने बनाई कि यहाँ से हम लोग भी पैसे भेजते थे
और दुबई से भाई दूसरा था, वो भी पैसे भेजता था, तो वालिद साहब के अकाउंट में आते थे जितने चाहिए होते थे। तो फिर हमने छोटे भाई को बोल दिया कि तुम वालिद साहब की वो एटीएम कार्ड जो है वो तुम रखो अपने पास और तुम खुद ही पैसे निकाल के ले आया करो, यानी कि जितने हिसाब से चाहिए, जो भी घर में जरूरत है जितने चाहिए, तो महीने में एक बार नहीं निकालने, थोड़े थोड़े करके। शहर कौन सा दूर है, एटीएम में गए 10,000 निकाल लिए, फिर 15, यानी कि वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि डिटेल मैंने बताई है कि पैसे निकालने कैसे हैं, यानी कि वो रनिंग में आ जाता है अकाउंट। अपना अकाउंट भी रनिंग में रखो और वालिद साहब का भी रनिंग में रखो। तो फिर ऐसे करके जी हमने वो 6 महीने तक दोबारा, यानी कि फिर तो वेट तो 6 महीने करना था, स्टेटमेंट तो 3 महीने की चाहिए, लेकिन खैर हमने 6 महीने का ही वो भी प्रोसीजर साथ में रखा। तो 6 महीने करके तो दोबारा फिर मैंने जब 6 महीने पूरे हुए तो दोबारा फिर यहाँ जापान से डॉक्यूमेंट पूरे भेजे, इनविटेशन का, बैंक गारंटी, जो जो भी चाहिए था यहाँ से भेजे दोबारा पेपर, भाई के भी और वालिद साहब के भी। तो अब जब जमा करवाया तो हफ्ते के बाद ही फोन आ गया जी आकर। एक बार उन्होंने फोन किया तो वालिद साहब को शायद पता नहीं चला फोन का, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, पता नहीं चला। बहरहाल फिर 4-5 दिन गुजर गए तो फिर उन्होंने फोन किया, जी आकर पासपोर्ट ले जाएं, आप लोगों को पासपोर्ट नहीं चाहिए, कि पहले भी फोन किया था तो आप लोगों ने फोन नहीं उठाया। तो वालिद साहब ने बताया जी मुझे तो पता नहीं चला फोन का। उन्होंने बोला चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी आप पासपोर्ट लेने के लिए आए और टिकट की नई बुकिंग लेके आए, क्योंकि उन्होंने लगा दिया था टाइम 20 दिन तकरीबन लगा दिए, 18-20 दिन लगा दिए। उन्होंने शायद फोन किया एक बार तो पता नहीं चला, तो उसके हिसाब से फिर टोटल टाइम जो था वो 20 दिन बन गए, 20-22 दिन। जो हमने जो टिकट बुकिंग करवाई थी वो 15-16 दिन के बाद की थी, आज यानी वीजा जमा करना है और 15-16 दिन के बाद की फ्लाइट का बुकिंग करवाई थी। तो वो बुकिंग का टाइम खत्म हो गया जाहिर है, तो उन्होंने बताया जी बुकिंग लेके आना। तो उन्होंने बताया मुझे जी ऐसे ऐसे फोन आया, तो मैंने बता दिया जी वीजा आपका लग गया, वो अभी आपको बुकिंग बस उन्हें रिक्वायरमेंट है, उनको भी मालूम है डमी बुकिंग है तो रिक्वायरमेंट है, तो आप नई बुकिंग ले जाएं, तो वहां पे बुकिंग देंगे तो पासपोर्ट दे देंगे। तो ऐसा ही हुआ, बुकिंग नहीं लेके गए तो उन्होंने बुकिंग रख ली और पासपोर्ट उसी टाइम निकाल के दे दिए, ये ले जी। जब खोले तो दोनों पे वीजे लगे हुए थे, 15-15 दिन के वीजे थे, तो 15-15 दिन के वीजे लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद वालिद साहब और भाई आए हमारे पास, इधर जापान में मेरे पास आए, 1 हफ्ता 10 दिन रुके और फिर यहाँ से वापस चले गए। भाई भी चला गया और वालिद साहब भी चले गए। तो ये सिलसिला जी, ये मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हों, यहाँ से अगर कोई बंदा इनविटेशन पे बुला रहा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो भी, और पाकिस्तान में भी क्लियर हैं तो भी, बहुत 100% चांस है आपका वीजा लगने के। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है और किस्मत में नहीं है तो फिर तो एक बात ही अलग है, बाकी इंशाल्लाह चांस 100% होते हैं जी वीजा लगने के। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही बनाए तो इंशाल्लाह वीजा लग जाता है। तो ये था जी, ये इसके बारे में कि यहाँ से इनविटेशन वगैरह भेजने का भी जो था कि यहाँ से भेज के तो हमने कैसे वीजा निकाला था। इसके बाद एक और भी अजीज था अपना, तो उसकी फैमिली को भी बुलाया था, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके बारे में क्या क्या सिस्टम किया। लेकिन उसका तो वीजा एक साथ ही लग गया और 3 महीने का लग गया, उसका 15 दिन का भी नहीं लगा, 3 महीने का लग गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।